नमस्कार बंधुओं, आज हम लोग बात करेंगे गांधार कला शैली पर। गांधार कला शैली बहुत ही विख्यात कला शैली थी, जिसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया है। तो आइए हम लोग विचार करते हैं कि आखिर गांधार शैली क्या थी, उसकी विशेषताएं क्या थी। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत की अतुलनीय प्राचीन कलाएं, भारत की जो प्राचीन कलाएं हैं वो बहुत ही इनक्रेडिबल थी। इनमें से हम मौर्य कला पर पहले बात कर चुके हैं और अब बात करते हैं भाग 2 में गांधार कला के बारे में। तो गांधार कला जो थी वो कुषाण काल में, गांधार एक प्रदेश है जो वर्तमान समय के अंदर अफगानिस्तान में है। यहाँ पर एशिया और यूरोप की कई सभ्यताओं के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे। पूर्व में भारतीय से लेकर पश्चिम में यूनानी, रोमन, ईरानी और शक संस्कृतियों के लोगों का ये संगम स्थल था। कहने का तात्पर्य ये था कि पश्चिम की कई सभ्यताएं और संस्कृतियों के लोग यहाँ पर आ गए थे और इधर भारतीय संस्कृति के लोग भी थे, जिससे क्या हुआ कि एक नए संगम स्थल का जन्म हुआ। सिकंदर के आक्रमण के समय बैक्टीरिया शासन तथा शक, पल्लव और कुषाण जो लोग थे, उनके माध्यम से गांधार जो है लंबे समय तक यूनान के संपर्क में रहा और जिससे यहाँ पर क्या हुआ, एक अद्भुत कला का विकास हुआ, जिसके प्रमुख केंद्र तक्षशिला, पुरुषपुर, गांधार, बन्यान और उसके आसपास के इलाके थे। इसीलिए इसको इंडो बैक्टीरियन शैली भी कहा जाता है, इंडो यूनानी या इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। इसके जो दूसरे नाम हैं वो इस प्रकार से लिए जाते हैं। अब हम गांधार शैली जो विकसित हुई कला के क्षेत्र में, इसका जो तिथिक्रम या कालक्रम क्या था, समयावधि क्या थी, उस पर अगर विचार करें तो इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले चरण में देखें तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के दूसरी शताब्दी तक की अवधि में गांधार काल जो है वो प्रेरणाहीन, गांधार कला प्रेरणाहीन और भाव शून्य थी, अर्थात उसमें बहुत ज़्यादा भावात्मकता को बढ़ावा नहीं दिया गया था। इसमें शारीरिक अंगों के वास्तविक अंकन एवं भावों के प्रदर्शन की अवहेलना की गई थी। यानी कि जो गांधार कला की उस समय मूर्तियाँ या अन्य चीज़ें बनी थी, उनमें भावात्मकता दिखाई नहीं देती थी। और इस काल की जो मूर्तियाँ हैं वो स्लेटी रंग की और हल्के भूरे रंग के पत्थर से बनाई गई थी। और इतिहासकारों ने इनको कुछ इतिहासकारों ने आत्मा रहित पुतले कहा है। यानी कि जो कला के ज्ञाता रहे हैं इतिहासकार, उन्होंने इनको आत्मा रहित माना है। अब इसके बाद देखेंगे कि जो दूसरा चरण था या दूसरा पीरियड था, दूसरा फेज था गांधार कला के विकास का, उसका तिथिक्रम अगर देखें तो कुषाण काल में बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय प्रचलित थे। यानी जब कुषाण भारत के शासक थे, कुषाण वंश के कनिष्क, तो उस समय 2 संप्रदाय बन चुके थे बौद्ध धर्म के, हीनयान और महायान। और इसी के कारण क्या हुआ कि चूंकि धार्मिक विचारधारा बदल गई, इसलिए कला की शैली भी बदल गई और कुषाण राजाओं ने इस शैली को बहुत ही नए तरीके से विकसित करवाया। कनिष्क के शासन काल में विशेष रूप से इस यूनानी कला से प्रभावित होकर के बौद्ध विहारों, स्तूपों और प्रतिमाओं का निर्माण करवाया गया। इस काल की गांधार शैली में जो श्रेष्ठता और उत्कृष्टता, कहने का मतलब जो प्रथम चरण की कला शैली थी उसको आत्मा रहित जहाँ पर माना गया था, वहीं पर इसको बहुत ही गरिमापूर्ण उत्कृष्ट गांधार शैली स्वीकार की गई। अब हम देखेंगे कि आखिर इसमें किस तकनीक का प्रयोग किया गया था। गांधार कला का में जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि इसकी जो सब्जेक्ट थे और इसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो भारतीय थे और बौद्ध धर्म से संबंधित थे, जिसमें बौद्ध मूर्तियाँ, बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप शामिल थे।
और अगर तकनीक की दृष्टि से देखा जाए, कहना कि उसके बनाने के तरीके को अगर लिया जाए, अगर उसके स्टाइल को लिया जाए, तो वो यूनानी था, जिसके कारण से एक मिश्रित शैली का विकास हुआ। और भौगोलिक आधार पर अगर देखा जाए तो गांधार का प्रदेश था, यानी कि वर्तमान अफगानिस्तान का मध्य और पश्चिम का क्षेत्र, तो स्थान अलग है और विषय वस्तु भारतीय है, तकनीक यूनानी है। तो इस तरीके से तीनों जगहों का संगम हो गया और इस नई शैली का विकास हुआ। तो इसकी विषय वस्तु में अगर हम देखें तो भगवान बुद्ध, उनका जो घोड़ा था कंथक, उनके छत्र, उनके सिंहासन, उनकी चरण पादुकाएं और उनसे संबंधित विभिन्न दृश्यों को इसमें शामिल किया गया है। उनके जीवन की 61 घटनाएं जो हैं वो गांधार शैली में देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये गांधार शैली जो इतनी महत्वपूर्ण है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसमें खासियतें क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो गांधार कला के प्रतिपाद्य विषय भारतीय है, यानी सब्जेक्ट जो है वो भारतीय है। दूसरी, गांधार कला की तकनीक यूनानी है, ये दूसरी विशेषता है, इसको अभी हमने चर्चा की। और अगली जो विशेषता है, बुद्ध को सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, यानी भगवान बुद्ध को सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है। जबकि वास्तविकता ये थी कि भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ बुद्ध बन गए थे तो उन्होंने सिंहासन ग्रहण नहीं किया था, लेकिन चूंकि उनको प्रतिष्ठित तरीके से दिखाना था इसलिए ऐसा किया गया है। और कहीं कहीं पर उनकी चरण पादुकाएं भी दृष्टिगोचर होती हैं, जिनके ऊपर कलात्मकता दिखाई गई है। महात्मा बुद्ध के केस, उनका जूड़ा और आभूषण धारण किए हुए दृष्टिगोचर होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ भगवान बुद्ध का एक स्वरूप एक फकीर के रूप में था, भिक्षु के रूप में था, वहीं पर उनका दूसरा स्वरूप जो था वो आभूषणों से परिपूर्ण है और केस, उनके जूड़ा लगा हुआ, इस तरीके से दिखाया गया है। अगली बात अगर हम देखें विशेषताओं में, तो यूनानी प्रभाव के कारण भगवान बुद्ध की मूर्तियां अपोलो देवता के समान लगती हैं। देखिए, जिस तरीके से भगवान बुद्ध जो हैं वो भारत में बौद्धिक विचारधारा के भगवान माने गए हैं, उसी तरीके से यूनान में वहाँ जो भगवान के रूप में जिस देवता की पूजा होती थी उसको अपोलो कहते हैं। तो जिस तरीके से यूनानी अपोलो के प्रति श्रद्धा रखते थे, उसी तरीके की श्रद्धा इस गांधार शैली में यूनानी तकनीक होने के कारण से दिखाई देती है। अगली बात है, मूर्तियों में मोटे सिलवटदार वस्त्र भी दिखाई देती हैं, यानी भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां यूनानी शैली में या गांधार शैली में बनाई गई हैं, तो उनको जो वस्त्रों में दिखाया गया है तो उन पर सिलवटें, पत्थरों के ऊपर सिलवटें बनाई गई हैं ताकि उनकी खूबसूरती को प्रदर्शित किया जा सके। अगली बात है, गांधार कला की मूर्तियों में आध्यात्मिकता और भावुकता का अभाव मिलता है। जैसे कि हमने बताया था कि प्रथम चरण की जो मूर्तियां मिलती हैं उनको आत्मा विहीन कहा गया है। वो इसीलिए कहा गया है कि उन पर एक्सप्रेशंस नहीं है, चेहरे पर भाव दिखाई नहीं देते हैं और न ही स्पिरिचुअलिटी दिखाई देती है, आध्यात्मिकता दिखाई देती है। जबकि जो दूसरी शैलियां हैं उनमें वो चीज़ दिखाई देती है। अगली बात है, गांधार कला में निर्मित स्तूप अत्यंत ऊंचे दिखाई देते हैं, यानी कि जो गांधार कला में स्तूपों का निर्माण किया गया है उनमें ऊंचाई ज़्यादा दिखाई गई है, जबकि जो भारत की जो मौर्यकालीन कला थी उसमें जिन स्तूपों का निर्माण किया गया था उनमें ऊंचाई कम दिखाई गई थी और वृत्ताकार शेप को बड़े रूप में दिखाया गया था। अगली बात है, कुछ मूर्तियां प्लास्टर, स्टुको एवं धातु से बनी हुई हैं। जैसा कि बताया गया है कि जो गांधार कला की मूर्तियां थीं वो स्लेटी पत्थर की बनाई गई थी, कुछ सफ़ेद रंग के पत्थर की थी, है ना। लेकिन कुछ मूर्तियां ऐसी भी मिलती हैं जो प्लास्टर से बनाई गई हैं, अर्थात जिन पर पदार्थ को जमाया गया है उससे बनाई गई हैं, और कुछ जगह धातु की मूर्तियां भी दिखाई देती हैं, मिलती हैं। अगली विशेषताओं के रूप में अगर हम देखें तो गांधार कला की मूर्तियां प्रायः स्लेटी पत्थर से बनाई गई हैं, जैसे कि मैंने अभी पीछे बात आपको बताई थी।
अगला है गांधार कला में बुद्ध की जातक लीलाओं को अच्छी तरह प्रदर्शित किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्ध के जीवन से जातक कथाएं बहुत जुड़ी हुई हैं। जातक कथाएं हैं क्या आखिर? जातक कथा में क्या है कि बहुत से लोग भगवान बुद्ध से जाकर के मिलते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि भगवान ये ऐसे कैसे, ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो भगवान बुद्ध उसके उत्तर देते हैं। तो उसमें भगवान बुद्ध किस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं, लोग किस तरीके से बैठ कर के समझ रहे हैं चीज़ों को, तो उनसे संबंधित दृश्यों को शामिल किया गया है। अगली बात अगर देखें तो लाहौर संग्रहालय में खड़ी बोधिसत्व की मूर्ति और बर्लिन संग्रहालय की ध्यानमग्न बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो सौंदर्य बोध का अनुपम उदाहरण है। देखिए, जैसे बताया था कि प्रथम चरण की जो मूर्तियां हैं गांधार कला की, वे उतनी सुंदर नहीं है। उनमें केवल मूर्ति को बनाना ही उद्देश्य रखा गया है, उसमें सुंदरता को या भावों को शामिल नहीं किया गया। लेकिन जो बाद के पीरियड की मूर्तियां हैं या जो अन्य वस्तुएं हैं, उनमें उत्कृष्टता है, उनमें सौंदर्य बोध है। अब यहाँ ध्यानमग्न बुद्ध की मूर्ति दिखाई गई है जो विपश्यना के रूप में है, जो वो तपस्या कर रहे थे, तो उसमें सौंदर्य बोध दिखाई देता है, उसमें आध्यात्मिकता दृष्टिगोचर होती है। अब बात करते हैं गांधार कला के मूल्यांकन की। तो कुछ पुरातत्ववेत्ताओं ने, कुछ जो कला के ज्ञाता हैं, जानकार हैं, उनके द्वारा इनकी आलोचना भी की गई है गांधार कला की। गांधार कला की गुणवत्ता के बारे में विद्वानों में मतभेद है। मैंने बताया कि कुछ लोग उसकी आलोचना करते हैं, कुछ लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं। तो जो आलोचना करते हैं वो कहते हैं गांधार कला को मशीनीकृत और आत्मा रहित पुतले बताया है। मशीनीकृत का मतलब है जैसे जबरदस्ती किसी चीज को थोप दिया गया हो, या उनमें कोई स्पिरिचुअलिटी नजर नहीं आती है, उसमें कोई भाव नजर नहीं आती है, इसीलिए उनको आत्मा रहित पुतले माना गया है। जबकि कुछ अन्य विद्वान जो हैं वो गांधार कला के शिल्प पर भी प्रश्न करते हैं कि जो उसकी आर्ट है, जो शिल्प है, जो स्कल्पचर जिसको कहते हैं, वो भी प्रश्नों के घेरे में, क्योंकि वो समुचित नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। अब जो अन्य पुरातत्ववेत्ता हैं या जानकार हैं शैली के, कला की शैलियों के, वे लोग बहुत श्रेष्ठ रूप में इसको देखते हैं गांधार कला को। और वो उनमें से मैंने कुछ नाम यहाँ पर लिए हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल हैं जो कहते हैं कि देशगत विस्तार, विस्तृत व्याप्ति, परस्पर सम्मेलन और मानवीय सहृदयता। देखिए, चार बातें वो बताते हैं। वो कहते हैं देशगत विस्तार मतलब उसका विस्तार जो है बहुत ज़्यादा है। अगली बात विस्तृत व्याप्ति, और कई जगह पर पाई जाती हैं, वर्तमान पाकिस्तान में भी हैं, अफगानिस्तान के क्षेत्र में भी हैं, और उन मूर्तियों को दूसरे विदेशों में भी ले जाया गया, जैसा कि बर्लिन संग्रहालय का नाम आया था। और आप देखिए उसमें भारत, वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूनान, ईरान, शक, पल्लव, बहुत सारा क्षेत्र जुड़ा हुआ है, तो एक विस्तृत है। इसीलिए गांधार कला की गणना जो है वो विश्व की जानी मानी कलाओं में की जाती है। अगले जो हैं इतिहासकार वो हैं रमाशंकर त्रिपाठी। वो कहते हैं कि निसंदेह गांधार शैली जो है वो बारीकियों से बहुत श्रेष्ठ है। जो कला के अंदर जो बारीकियां होती हैं वो बारीकियां गांधार कला में पाई जाती हैं। इसी तरीके से प्रोफेसर जी.एन. बनर्जी हैं, वो कहते हैं गांधार शैली को उच्च कोटि की कला के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये जो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, पुरातत्ववेत्ता हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, रमाशंकर त्रिपाठी और प्रोफेसर जी.एन. बनर्जी, ये लोग जो है वो प्रशंसा करती हैं कि गांधार कला शैली जो है वो बहुत ही अच्छी है। तो इस तरीके से आज मैंने जो है गांधार कला शैली के बारे में एक चर्चा आप लोगों के साथ की है कि आखिर ये गांधार कला शैली क्या थी, इसका प्रतिक्रम क्या था, इस कला में कौन कौन सी खास विशेषताएं थी और किस तरह से इसका मूल्यांकन किया जाता है। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार, और निरंतर आप हमारे वीडियो देखते रहिए। इतिहास के विभिन्न टॉपिक की जानकारी आप तक अच्छी तरह से पहुंचती रहेगी। लेकिन
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कर लीजिए। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।